हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज से क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम मेनली आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश इसमें होता क्या है? आवेश इस चैप्टर में विराम में होता है। विराम आवेश की हम बात करते हैं। गतिमान आवेश की बात हम चैप्टर नंबर 3 से करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर में गतिमान आवेश की बात करेंगे कि आवेश के पास त्वरण है या नहीं, नियत चाल से गति कर रहा है या नहीं। इस बात की हम व्याख्या चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, विद्युत धारा में। इस चैप्टर में मेनली हम आवेश विराम अवस्था की ही बात करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत यानी कि आवेश इसमें विराम में होता है, गति नहीं करता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आवेश की परिभाषा क्या होती है। आवेश की परिभाषा की हम बात करें तो आवेश जो होता है, आवेश द्रव्य पदार्थ का वह गुण होता है जिससे कि द्रव्य पदार्थ जो होता है वो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। इसी बात को हम अगर लिखें तो आवेश की परिभाषा में आवेश द्रव्य पदार्थ का वह गुण होता है जिससे द्रव्य पदार्थ विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। ये तो हो गई आवेश की परिभाषा। आवेश जो होता है द्रव्य पदार्थ का वह गुण होता है जिससे द्रव्य पदार्थ विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। अब हम आगे देखें तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इसको हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। इसी बात को हम लिखें तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है धनावेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसको हम प्लस साइन से लेते हैं। दूसरा हमारा होता है ऋणावेश, जिसको हम नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम नेगेटिव से दर्शाते हैं। अब आवेश के प्रकार हो गए। जैसे कि हम देखें कि दो आवेश जैसे हैं, मान लीजिए एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है। अब इन दोनों समान आवेशों के बीच क्या लगेगा? इन दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। एफ दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसी प्रकार हम देखें, दो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो इनमें भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। जबकि मान लीजिए हम दो विपरीत चार्ज लेते हैं, जैसे एक प्लस लेते हैं और दूसरा माइनस लेते हैं, तो इनके बीच जो होता है अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। और मान लीजिए दो, एक प्लस है और एक माइनस है,
तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। ये तो बात हो गई आवेश की। आवेश की परिभाषा क्या है और आवेश के प्रकार क्या हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल और दो ऋणावेशों के बीच भी प्रतिकर्षण का बल। जबकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। अब हम आगे देखें, आगे हम बात करें आवेश के मात्रक क्या क्या है। आवेश के मात्रक हम एमकेएस में भी पढ़ेंगे और सीजीएस में भी पढ़ेंगे। एमकेएस में इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। इसी बात को हम लिख के बताते हैं। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक क्या क्या है। पहला जो है, पहला एमकेएस में, एमकेएस में इसका मात्रक होता है कूलाम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसका एक मात्रक इसी में हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर क्यू अपान टी। तो Q इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी। अब I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, हम सभी जानते हैं नॉर्मली, और T का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसलिए आवेश का एक दूसरा मात्रक भी होता है एमकेएस में, एम्पियर गुणे सेकंड। ये तो हो गई एमकेएस की। अब हम बात करें सीजीएस मात्रक की। आवेश की सीजीएस में दो मात्रक होते हैं। पहला होता है सीजीएस में हम देखें तो सीजीएस में पहला होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम स्टैट कूलाम भी कहते हैं, और इसका एक बहुत फेमस नाम भी है जिसको हम फ्रैंकलाइन भी कहते हैं। इसको हम फ्रैंकलाइन भी कहते हैं। ये तो बात हो गई ईएसयू की। अब एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। इसी बात को हम लिखें तो कूलाम और स्टैट कूलाम में क्या संबंध होता है। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। ठीक, ये तो बात हो गई ईएसयू। अब एक आता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम एब्सोल्यूट कूलाम भी कहते हैं। अब हम इसका दूसरा सीजीएस मात्रक देखें तो होता है ईएमयू, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है एब्सोल्यूट कूलाम। अब देखिए ये कूलाम से बड़ा होता है, यानी कि इसका मान 1 कूलाम से बड़ा होता है। इसको हम देखते हैं। एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है, एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। ये एब्सोल्यूट कूलाम और कूलाम में संबंध होता है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आगे देखें, एक मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। अब फैराडे का मतलब क्या होता है ये हम देखें। फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। फैराडे का मतलब होता है
इसका एक सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, फैराडे। अब फैराडे का मतलब क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसको फैराडे कहते हैं। अब एक मोल में कितने अणु होते हैं ये हम सभी जानते हैं, 6.022 गुणे 10 की घात 23, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एक फैराडे का जो मान आता है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करके देखें तो इसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलाम। एक फैराडे की वैल्यू आ जाती है, इसको हम सॉल्व करें तो 96,500 कूलाम। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। ठीक, इसी बात को हम यहाँ नोट करके लिख देते हैं। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फैराडे होता है। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलाइन होता है, फ्रैंकलाइन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तो बात हो गई आवेश की मात्रक। एमकेएस में क्या मात्रक होते हैं, एमकेएस में इसके मात्रक कूलाम होता है और एम्पियर इनटू सेकंड होता है, और सीजीएस में इसका मात्रक जो होता है ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्टैट कूलाम, और इसका एक मात्रक और होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको एब्सोल्यूट कूलाम भी कहते हैं। एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम, और इसमें आता है फैराडे। अब एक फैराडे का मतलब होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक मोल में कितने अणु होते हैं ये हम सभी जानते हैं, 6.022 इंटू 10 की घात 23 गुणे एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसलिए एक फैराडे का जो वैल्यू होता है वो 96,500 कूलाम होता है। ये तो बात हो गई आवेश की मात्रक क्या क्या है। आवेश की मात्रक हम देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्मों के बारे में। आवेश के क्या क्या गुणधर्म हैं। आवेश के गुणधर्मों की हम बात करें तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, पहला गुणधर्म जो होता है वो देखा जाए तो आवेश एक अदिश राशि होता है। इसको हम दिशा के साथ नहीं लेते हैं, इसको हम अदिश राशि कहते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। आवेश एक अदिश राशि है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो आवेश को हम आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे हम अदिशों को आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, उसी प्रकार हम आवेश जो होता है अदिश होता है, इसलिए हम इसको आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ा जा सकता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो मान लीजिए एक प्लस का 10 कूलाम का आवेश है और प्लस का -3 कूलाम का आवेश है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें आपस में तो प्लस का 10 कूलाम और माइनस का 3 कूलाम, प्लस का 7 कूलाम बचेगा, इसलिए हम इसको जोड़ भी सकते हैं। अब हम इसके तीसरे पॉइंट को देखें तो आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, इसको न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश संरक्षित होता है, ठीक। ये तो बात हो गई तीसरे पॉइंट की। अब हम चौथा पॉइंट देखें। इसमें चौथा पॉइंट जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं कि आवेश जो होता है वो गति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो गति पर निर्भर करता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v अपॉन c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला द्रव्यमान के लिए लग जाता है जबकि आवेश के लिए नहीं लगता है। यही बात को हम अगर लिखें तो आवेश जो होता है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। गति पर निर्भर करने का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। गति के पर निर्भर करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है वो गति के साथ अपना द्रव्यमान बदल रही है, द्रव्यमान में चेंज हो रहा है, जबकि आवेश जो होता है वो गति के साथ अपना जो वैल्यू होता है उसको चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्मूला देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए mv गतिमान द्रव्यमान जो है mv इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 - v अपॉन c का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अब देखिए m क्या है। m0 तो विराम द्रव्यमान है, mv क्या है, जो द्रव्यमान चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू, चेंज यानी कि बदलने वाला द्रव्यमान। गति के साथ बदलने वाला द्रव्यमान। भी क्या है, इसमें वस्तु की चाल, वस्तु या कोई भी कण है उसकी चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला तो इसमें लग जाता है, लेकिन आवेश के लिए यह फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लीजिए क्यू भी इज इक्वल टू होता है Q0 अपॉन √1 - v अपॉन c का होल स्क्वायर। गतिमान आवेश के लिए यह फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि यह फॉर्मूला एग्जिस्ट कर जाता है। अब आगे बात करें तो अगला पॉइंट इसका है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये एक आवेश की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू होती है। अब आवेश एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा एग्जिस्ट होता है, लेकिन वो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेश जिनको हम क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। इसमें क्वार्क्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपक्वार्क्स। अपक्वार्क्स की वैल्यू होती है प्लस की 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और इसमें एक होता है डाउन क्वार्क्स। डाउन क्वार्क्स की वैल्यू होती है -e/3। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम देखें, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, आपस में जुड़कर। जैसे कि अप क्वार्क्स की वैल्यू जो होती है 3/2 यही के बराबर, 3/2 ई के बराबर, और -e/3 डाउन क्वार्क्स की वैल्यू होती है। अभी हम इनको लघुत्तम लेके जोड़ें, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4e और -e, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 3e/3 हो जाएगी। ई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का e बच जाएगा। इसलिए जो होता है प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के प्लस इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब हम देखें न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना होता है ये न्यूट्रॉन। हम सभी नॉर्मली जानते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश तो 0 होता है। अब हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं क्वार्क्स की मदद से। इसमें प्लस के 2/3 ई और प्लस के -e/3 प्लस माइनस के e/3। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2/3 ई और माइनस ये आपस में जुड़ जाएगा 3, और ये आपस में जुड़कर 2e/3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके 0 बन जाएगा। ठीक, ये तो हो गई न्यूट्रॉन पर आवेश, और ये हो गया प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये तो बात हो गई आवेश के 5वें पॉइंट की, 5वां जो गुणधर्म है उसके बारे में। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला 6वां पॉइंट हम देखें तो छठवें पॉइंट की बात करें, किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वो कुल आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी बात को हम लिखें तो 6वां पॉइंट, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। ठीक, आवेश Q बराबर होता है N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, इसको हम शॉर्ट में लिखें तो Q बराबर Ne हम लिखते हैं, प्लस माइनस Ne। ठीक, अब इसमें N क्या है? N एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर।
यानी कि धन पूर्णांक, n धन पूर्णांक है 1 2 3 अनंत तक हम इसको ले सकते हैं। ये तो हो गई आवेश के 6वें पॉइंट की आवेश के गुणधर्मों में। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। n जो इसमें होता है वो इंटीजर होता है, उसको हम 1 2 3 4 5 अनंत तक ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक। आवेश के गुणधर्मों में हम 6 पॉइंट इसके देख लिए। अब हम एक सवाल करते हैं छोटा सा इसी कॉन्सेप्ट पर, 6वें पॉइंट पर। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम सॉल्व करें तो Q बराबर दिया है 1 कूलम, n की वैल्यू पूछी है हमें, E की वैल्यू तो हम जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब n Q इज इक्वल टू हम जानते हैं n ही होता है, n हमें निकालना है तो Q अपान E हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखें तो Q की वैल्यू दी है 1 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1.1 अपान 1.6 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 19 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 1.6, ठीक, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये एक इंटीजर है, नंबर में आएगा इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं है। ये तो बात हो गई एक छोटे से सवाल की। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मेथड ऑफ चार्जिंग का। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाए। एक वस्तु मान लीजिए आवेशित है, दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु के द्वारा हम दूसरी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं। पहला जो होता है घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की विधियाँ। हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक। पहला जो हमारा होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हमारा होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा जो हमारा होता है वो प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम अंग्रेजी में, पहले पॉइंट को अंग्रेजी में कहते हैं बाई फ्रिक्शन, दूसरे को बाई कंडक्शन और तीसरे को बाई इंडक्शन, ठीक। ये तो बात हो गई 3 पॉइंट की मेथड ऑफ चार्जिंग की। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, अलग अलग इसको देखते हैं इनमें क्या क्या है। पहला जो हमारा है, पहला घर्षण द्वारा आवेशन। मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को हम आपस में अगर रगड़ें तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है वो धनावेशित हो जाता है और जिस वस्तु में जाता है इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेशित हो जाता है। जैसे कि हम देखें, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक वस्तु x है, दूसरी वस्तु जो है y है। मान लीजिए हम इन दोनों को रगड़ते हैं तो y से जो है
इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्स में चला जाता है तो वाई जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और एक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये तो हो गई घर्षण द्वारा आवेशन की। घर्षण द्वारा आवेशन मतलब चार्ज करने की विधि क्या है? मान लीजिए दो वस्तुएं आपस में हैं, उन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला गया वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस वस्तु से गया है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाएगी। ये तो बात हो गई घर्षण द्वारा आवेशन की, पहला पॉइंट हमने देख लिया। अब होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, उन दोनों को दूर दूर रखा गया है, और मान लीजिए पहले वस्तु पर कोई भी आवेश है और दूसरे में आवेश नहीं है। अब हम इन दोनों को एक तार से जोड़ दें तो जो धनावेशित, मान लीजिए ऋणावेशित या धनावेशित आवेशित है, वो उससे इलेक्ट्रॉन जो है आप दूसरे वस्तु में चले जाएंगे, जिससे वो दूसरा वस्तु भी आवेशित हो जाएगा। इसी बात को हम एक्सप्लेन करके लिखें तो मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, ठीक। पहले वस्तु पर जो आवेश है वो 50 कूलाम का है, और दूसरे वस्तु पर आवेश जो है वो 0 कूलाम है, इस पर आवेश नहीं है। मान लीजिए हम पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को हम एक तार के द्वारा कनेक्ट कर दें। तार के द्वारा कनेक्ट कर दें तो मान लीजिए 50 कूलाम पहले था, अब इसमें बच गया 30 कूलाम, और इसमें चला गया 20 कूलाम, तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। इस प्रकार हम चालन द्वारा किसी भी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई चालन की। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो प्रेरण द्वारा आवेशन की बात आती है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसकी बात हम करें तो मान लीजिए कोई भी एक कुचालक गोला है, ठीक, इस पर आवेश नहीं है। मान लीजिए इसके पास में हमें ग्लास रॉड लाते हैं, आवेशित ग्लास रॉड लाते हैं, तो इनमें जो होता है नेगेटिव पार्ट जो होगा वो धनावेश के अट्रैक्शन के कारण इसके पास आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के कारण प्रतिकर्षित हो जाएगा, दूसरे एंड पर आ जाएगा। पहले ये गोला कुचालक था, कुचालक मान लीजिए उदासीन था पहले ये, अब भी ये उदासीन ही रहेगा। पहले उदासीन था, उदासीन गोला, ठीक। फाइनली अंत में भी उदासीन ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से दूर चली गई, लेकिन आपस में ये बराबर ही है। इसलिए हम फाइनली गोला जो है, फाइनली गोला उदासीन ही रहेगा। चार्ज तो ये हो गया, लेकिन उदासीन ही रहेगा पूरे वस्तु की हम बात करें तो। ठीक, ये बात हो गई। अब हम 3 पॉइंट देख लिए आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ये 3 विधियां हैं आवेशन की, ठीक। अब हम आगे और बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आता है। मान लीजिए कि एक उदासीन वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। मान लीजिए कोई भी वस्तु उदासीन वस्तु है, उसको घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं। आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब मान लीजिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू मान लीजिए दूसरे वस्तु में चली जाएगी तो उसका जो है द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। मान लीजिए जिससे गया उसमें घट गया, और जिसमें गया उसमें बढ़ गया। इसी बात को हम लिखें तो क्वेश्चन हमारा है
एक उदासीन वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ या घट सकता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है मान लीजिए, ठीक। अब हम इसको घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे वस्तु से x और y, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है भार में। तो मान लीजिए भार एक दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होगा तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। ये हम देख लिए। अगला जो पॉइंट आता है वो आवेश घनत्व की बात आती है। आवेश के घनत्व की, आवेश का घनत्व हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इतना ही हम रखते हैं, इस लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे। ठीक, धन्यवाद।